वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज कर रहे हैं हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, क्लास 10th बीबीसी। अब देखो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर इसमें 3 स्टोरीज हैं। मतलब ग्लिम्पसेस क्या होता है ना, एक तरह से व्यू दिखा रहे हैं कि इंडिया के अंदर मतलब इंडिया का क्या व्यू है। हम अगर हम सोचते हैं ग्लिम्पसेस के बारे में तो हम इंडिया के बारे में किन पार्ट्स का सोचते हैं, तो कुछ ऐसी मतलब उन्होंने स्टोरी बताई हुई है। 3 जगह वो बता रखे हैं स्टेट जगह। तो पहली जगह जो बता रखी है उन्होंने गोवा के बारे में है। अब उसी के ऊपर जो मतलब पुराना कल्चर था गोवा का भी जो कल्चर है, मतलब कुछ पार्ट्स में रूरल एरियाज़ में, तो वो बता रखा है। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये पहला पैराग्राफ है। सो लेट्स स्टार्ट। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। लोव्स क्या है? ये ब्रेड मतलब जो गोवा में जो है पोर्टुगीज़ आए थे, तो ये मतलब बेकरी का बहुत काम करते थे। तो वहाँ के जो लोग थे पोर्टुगीज़ थे, उनको ब्रेड लोव्स जो है बहुत पसंद थे। तो वो कह रहा है कि आई कैन स्टिल रिकॉल। अब ऑथर कह रहा है कि ऑथर बहुत छोटा था, तो वो कह रहा है कि मेरे को अभी तक की उनकी जो लोव्स थे उनकी खुशबू अब तक की याद है। अब ध्यान रखना, वो फ्रेग्रेंस कह रहा है, टेस्ट नहीं कह रहा है। फ्रेग्रेंस मतलब यहाँ पे सब खुशबू की बात कर रहा है। लोव्स फॉर द एल्डर्स, क्योंकि लोव्स कौन खाते थे? बड़े लोग खाते थे। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और वो छोटे थे तो वो क्या खाते थे? बैंगल्स खाते थे। बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ नहीं, बैंगल्स मतलब ऐसे गोल गोल करके जो है ब्रेड को जो गोल गोल करके स्वीट कर मतलब मीठी बनाई जाती थी, वो वाले खाते थे बच्चे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। अब वो जो कह रहे हैं कि वो सुबह सुबह जो बेकर आ जाते थे, पादर जिनको कहते हैं, वो बेचने आते थे, तो वो इतनी जल्दी मतलब उनकी आवाज़ से उड़ जाते थे फटाफट से। और अपना ये भी सोचते थे कि हमें तो भी ब्रश करना है, मतलब इतना ज़्यादा उनको पसंद थे वो जो बैंगल्स थे, मीठे मीठे बनते थे। एंड वाई शुड वी, तो कहते हैं कि हम ब्रश करते नहीं थे और फटाफट से मतलब उनको लेने के लिए उसकी आवाज़ सुनते ही भाग पड़ते थे। तो अब वो देखो अपनी बात को करने के लिए कि वो केयरलेस थे, ब्रश नहीं करना चाहते थे, तो अपनी बात को इम्प्रेसिव बनाने के लिए वो कहते हैं कि एंड वाई शुड वी, कि हम क्यों ब्रश करते। वो वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीव फॉर द टूथब्रश। कौन मतलब जो है डंडी तोड़ता, जैसे नीम की डंडी तोड़ के ब्रश करते हैं लोग, नीम का डंडियों से वो करते हैं। तो इस तरह से कौन तोड़ता मैंगो लीफ की वो डंडी, कौन तोड़ता, कौन टूथब्रश करता। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी भी क्यों था, है ना। अपनी बात को क्या करना चाहते हैं कि स्ट्रांगली करना चाहते हैं कि भाई ब्रश करना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। और शेर कौन से ब्रश करते हैं? कहते हैं ना शेरों ने भी कभी ब्रश किया अपने दांतों पर। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो भैया खा लो ब्रेड और उसके ऊपर से वो चाय पी जाते थे गरम गरम, तो अपने आप ही सब कुछ दांत जो है सब कुछ जो उनमें अटका पटका होता था सब अंदर ही चला जाता था, तो अपने आप ही दांत साफ हो जाते थे। अब देखो स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। अब देखो इसमें जो स्टेटमेंट है द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, तो किस बात के लिए कह रहे हैं कि भैया वो शेर अपनी बात को ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, तो उन्होंने कह दिया कि शेर भी कभी ब्रश करते हैं। तो क्या है ये? फॉल्स स्टेटमेंट। देखो वो कह रहे हैं नन ऑफ द टर्म्स, इसमें से कोई भी टर्म जो है अप्लाई करती है। कौन सी अप्लाई करती है? देखो बी और सी दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं। कैसे अप्लाई कर सकती हैं? देखो इट इज़ अ सजेशन। सजेशन का मतलब ये है कि वो अपनी बात को क्या करें। देखो अ स्टेटमेंट दैट इनडायरेक्टली कन्वेज, इनडायरेक्टली मतलब यही तो कन्वे करना चाह रहे हैं द आइडिया दैट समथिंग दो अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट तो है कि हम ब्रश नहीं करते हैं, इज़ ट्रू कि वो ब्रश नहीं करते थे, ये बात तो सच्ची है, मगर ये बात क्या है? अनप्लेजेंट भी तो है, बुरी भी तो है। और दूसरा है इट इज़ अ जस्टिफिकेशन। ये क्या है? जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाई कर रहे हैं ना वो अपनी बात को कि भैया शेर भी कौन सा ब्रश करते हैं। अ गुड रीज़न, रीज़न दे दिया उन्होंने, कारण कि भाई हम क्यों ब्रश करें। कारण है कि भाई शेर भी ब्रश नहीं करते हैं। सो फॉल्स बिकॉज बी एंड सी कैन बी अप्लाइड। तो अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए अगर बाय द वे आ जाए, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, मगर आपको रीज़न देना पड़ेगा, तो जो मैंने आपको बताया वो रीज़न आपको इस टाइप में लिखना है। इनफॉर बाय द ऑथर यूजेज अ स्ट्रिंग ऑफ क्वेश्चंस इन दिस एक्सट्रैक्ट। स्ट्रिंग ऑफ क्वेश्चंस मतलब माला, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस क्यों करे इस तरह से, क्यों करें? क्योंकि वो अपनी बात को सपोर्ट देने के लिए। तो ऑथर डिड नॉट लाइक, अब उनको ब्रश करना नहीं पसंद था। ऑथर डिड नॉट लाइक ब्रशिंग हिज teeth. So to keep his view strongly that brushing teeth is not important, he uses a string of questions in this extract. ठीक, नेक्स्ट देखो जो बैंगल्स होती हैं, ये होती है ना बैंगल्स इस टाइप की, तो ऑप्शन 2 आ गया हमारा। नेक्स्ट है
साउंड एंड स्मेल। अब देखो साउंड, मैंने आपको पता ना साउंड किसकी आएगी यहाँ पर, इसमें पैराग्राफ में नहीं है मेंशन। साउंड है कि वो जो बम्बू स्टिक लेके आता था उसकी वो टक 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 ऐसे जग 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 की आवाज़ें आती थी, तो वो तो है साउंड। और उसकी साउंड को सुनते ही वो बच्चे जो हैं सब जो है समझ जाते थे कि वो जो है बेकर आ गया, जिसको वो कहते थे फादर, तो वो आ चुका है। तो उसका क्या पता चला था, तो उसकी जो बैम्बू स्टिक थी उसकी आवाज़ से वो जो है पता चलाता था कि भाई बेकर आया है, तो वो इंडिकेट करती थी। और जो उसके बाद है जो फ्रेग्रेंस की थी, वो किसकी फ्रेग्रेंस थी, लोव्स की। मतलब उसकी इतनी ज़्यादा खुशबू आती थी कि वो इतने अट्रैक्ट हो जाते थे उसको लेने के लिए। देखो, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बैम्बू स्टिक इंडिकेटेड द अराइवल ऑफ द फादर एंड द स्मेल और द फ्रेग्रेंस ऑफ, किसकी फ्रेग्रेंस ऑफ द लोव्स, लोव्स की ट्रिगर्ड द मेमोरीज ऑफ द ऑथर स्पेशली ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो जब भी वो इन चीज़ों को, साउंड को और इसके फ्रेग्रेंस को सुनता है तो उसको फ्रेग्रेंस खुशबू मतलब लेता है लोव्स की, तो उसको अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि उसको बचपन में यही सब था कि भाई वो कैसे आता था बेकर, वो सब उड़ते थे। आगे है ओरल हाइजीन। तो इसमें जो है ओरल हाइजीन मतलब उनको दांत नहीं साफ करते, तो इस तरह से क्या है, केयरलेस दिखा पता चलते हैं। अब इसमें देखो, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। यहाँ पे क्या है, रिकॉल का मतलब रिमेंबर, याद करना। द राइटर्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट। हाँ, मेरे से किसी बच्चे ने पूछा कि टोन के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूँगी। हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है पैसेज में टोन जरूर पूछी जाएगी, चाहे वो पोएम का आ जाए चाहे वो किसका आ जाए। और कहीं ना कहीं मतलब किसी में भी टोन का वाला क्वेश्चन तो जरूर ही आने हैं, 1 2 3, है ना, एक एक नंबर के। तो मैं आपको बता दूंगी कि टोन कैसे पता चलती है। देखो, आप पहले तो इसमें ये समझ लो कि जैसे इसमें है एपोलोजेटिक, हम एपोलोजाइज करते हैं, उससे बना है एपोलोजेटिक। एपोलोजाइज करते हैं, कोई गलती हो गई, हम फील कर रहे हैं सॉरी, तो हम बोलते हैं एपोलोजेटिक, ठीक है ना। तो टोन हो जाती है एपोलोजेटिक। दूसरी है ब्रैगिंग। ब्रैगिंग का मतलब होता है कि अगर हमें किसी बात की बहुत प्राउड फील हो रहा है कि भैया मैंने तो प्राइज़ जीत लिया, आई कैम फर्स्ट इन द क्लास, कुछ भी, तो हम अपनी बात को या हम बोस्ट करते हैं कि मेरे पास तो न्यू ब्रांड नई न्यू साइकिल आई है या न्यू बिल्कुल एडवांस बाइक आई है, कुछ भी। तो अगर हम किसी बात को बोस्ट करते हैं, प्राउड फील करके बताते हैं, तो वो होता है ब्रैगिंग, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो तब टोन कैसी है, ब्रैगिंग है। अब क्रिटिकल कब होती है, क्रिटिकल मतलब होती है जब किसी चीज़ के अंदर क्या कहते हैं, नेगेटिव समझ लो, एक्सप्रेसिंग एडवर्स, मतलब नेगेटिविटी बताते हैं हम किसी के अंदर, मतलब पॉइंट आउट करते हैं ये नेगेटिविटी, ठीक है ना। और फ्लैटरिंग, अब देखो फ्लैटरिंग क्या होती है ना, किसी की प्रशंसा करना, भाई मतलब हम कमेंट दे रहे हैं, कोई प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। होती तो ये नेगेटिव में कि भाई मक्खनबाजी लगा रहे हैं, मगर हम किसी को क्या करते हैं, प्रेज भी करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो एक तरह से क्या हो जाती है, वो फ्लैटरिंग हो जाती है। अब देखो इसके अंदर जो टोन है वो राइटर की, वो क्या है, एक तरह की फ्लैटरिंग कह सकते हैं, क्योंकि देखो क्रिटिकल नहीं है, कोई सॉरी फील करने की बात नहीं हो रही, कोई ब्रैगिंग, कोई प्राउड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फ्लैटरिंग आप कह सकते हो, क्योंकि वो प्रेज कर रहा है और कम्प्लीमेंट दे रहा है किस बात को, कि भाई कि मैं जो हूँ। आप देखो द राइटर्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट, कि कैसे पता चलेगा कि उसकी जो टोन है फ्लैटरिंग वाली है, कैसे कह सकते हैं। देखो जो राइटर है यहाँ पे जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो वो कह रहा है कि मेरे को भी देखिए वो फ्रेग्रेंस याद है, तो वो मतलब सब क्या कर रहा है, लोव्स की बात कर रहा है कि बैंगल्स अच्छी लगती थी बच्चों को। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, हम ब्रश भी नहीं करते थे, और उन लोव्स को खाने मतलब जो बैंगल्स थे उनको खाने के लिए हम मतलब आपको ब्रश भी करना में मतलब हमें बेकार लगता था कि भाई अपने आप ही साफ़ हो जाएंगे, पहले हम तो उसको खा ही लें या ले लें, है ना। तो वाई वॉज इट नेसेसरी, ये सब बातें कहता रहता है। तो वो क्या कर रहा है, मतलब इतना दिखा रहा है, मतलब इन बातों से ये शो करना चाह रहा है कि वो कितनी, उनकी खुशबू कितनी अट्रैक्टिव थी उन लोव्स की, और वो जो बैंगल्स खाने के लिए मतलब उनका कितना मन करता था, और कितने वो हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे। तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, प्रेज और कम्प्लीमेंट ही दे रहा है वो बेकर्स के लिए। नेक्स्ट देखो, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज अ बॉल। आप देखो वो कह रहे हैं कि जो मैरिज गिफ्ट मतलब जो कोई गिफ्ट करता था, तो उसमें मैरिज गिफ्ट जो देते हैं जो शादी के अंदर, तो उसके अंदर जो बॉल देते थे, ब्रेड जिसको क्या कहा जाता था, बॉल, वो मतलब उसके बिना क्या था, अधूरी थी। जस्ट एज ए पार्टी और अ फीस्ट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और जब पार्टी और फीस्ट होती थी उसमें मतलब ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट थी। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो कह रहे मतलब इतना ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट था बेकर की, मतलब बात ही नहीं हम इतना कर सकते, तो इनफ बात ही नहीं है कि मतलब कि दिखाने के लिए कि बेकर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था गाँव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस। अब देखो जो लेडी ऑफ द हाउस है, जो घर की मालकिन है, होम मेकर है, तो वो क्या बनाती थी, सैंडविच बनाती थी ऑन द ओकेजन ऑफ अर डॉटर्स एंगेजमेंट।
केक्स एंड बोलिनाहास जो है वो कब बनाए जाते थे, क्रिसमस पर या कोई और फेस्टिवल पर, एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसे बेकर की जो फर्नेस जिसमें बेक किया जाता है सामान, वो तो बड़ी ज़रूरी थी, मतलब उसके बिना कुछ नहीं था. नेक्स्ट आता है द लेडी ऑफ द हाउस को क्या कहते हैं, होम मेकर, जो घर की मालकिन होती है, घर जो बनाती है. द बेकर ऑक्यूपाइड अ प्राइड ऑफ प्लेस. अब देखो बेकिंग इज सेंट्रल टू गोवन कस्टम्स. बेकिंग इसका मतलब कि क्या है, बिल्कुल सेंट्रल है, मतलब जो सेंट्रल कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. एंड ट्रेडिशंस. अ स्वीट ब्रेड बॉल इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी मैरिज. उसके बाद है मैरिज गिफ्ट. केक्स एंड बॉलनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स भी लिख सकते हो, जगह कम है ना, एंड अदर फेस्टिवल्स भी लिख सकते हो. सैंडविचेस नेसेसरी एट द टाइम ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट. मतलब ये सब कुछ क्या है, बेकरी का वो था. सो द बेकर ऑक्यूपाइड अ प्राइड ऑफ प्लेस. नेक्स्ट है इन फॉर द राइटर्स टोन. आप देखो राइटर की टोन क्या पता कैसे पता चलेगी, नॉट इनफ कैन बी सेड. नॉट इनफ कैन बी मतलब यार फ्लैटरिंग कर रहा है, या हम कह सकते हैं इसको एक तरफ से कि वो क्या कर रहा है ना, वहाँ पे प्रेज कर रहा है, प्रेज कर रहा है, या आप अप्रिशिएटिंग भी लिख सकते हो. द टोन ऑफ द राइटर इज दैट ऑफ अप्रिसिएशन, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना. अप्रेजल भी लिख सकते हो अगर हम किसी की प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, कि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि भैया कि वो कह रहे हैं कि नॉट इनफ कैन बी सेड, मतलब इतना ज़्यादा उनकी वो प्रशंसा कर रहा है कि कम्प्लीमेंट दे रहा है ना उनको एक तरफ से. इस तरह से हम आपको मतलब इस तरह से हम लिखते हैं टोन को. द टोन ऑफ द राइटर अब इज दैट ऑफ फ्लैटरिंग है या इज दैट ऑफ प्रेजिंग है, दे रहा है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं. Which of the following can be considered to be a summary of all of the above extract? तो whatever be the occasion, call the baker. Next देखो, क्योंकि टोन जो है राइटर की हर पैराग्राफ में अलग होगी. कहीं पर क्यूरियोसिटी होती है, कहीं पर गुस्सा दिखाना होता है, कहीं पर वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना, हर उसमें तो उसके अकॉर्डिंगली लिखनी पड़ती है. अब अगला है इसके अंदर कुर्ग का. तो कुर्ग और कोडाकू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. तो कह रहे ये जो है कुर्ग जो है क्या है, रेन फॉरेस्ट के एरिया कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द मानसून्स. अब बारिशों में इट पोर्स इनफ मतलब इतनी बारिश हो जाती है टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, कि जो विजिटर्स हैं वहाँ नहीं जा सकते, कि बहुत बारिश होती है तो विजिटर्स वहाँ पर नहीं आ पाते. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. तो बारिशें ख़त्म हो जाती हैं, अगस्त तक बहुत बारिश होती है और सितंबर से लेकर मार्च तक मौसम अच्छा होता है. द वेदर इज़ परफेक्ट. वहाँ पे तो वेदर अच्छा होता है विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, क्योंकि थोड़े से शावर्स मतलब बहुत तेज़ बारिश नहीं होती, हल्की फुल्की बौछार पड़ती है जिससे मौसम अच्छा हो जाता है. द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. इनविगोरेटिंग कॉफ़ी वो होती है जो जिसकी क्या होती है, जो एनर्जी देती है. तो यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं द एयर बेड्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, कि जो हवा है उसमें वो जो एनर्जेटिक मतलब जो देने वाली कॉफ़ी है, रिफ्रेशिंग कॉफ़ी है, उसकी खुशबू फैल जाती है. कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड. तो वहीं पर ही जो है कॉफ़ी एस्टेट्स हैं, कॉलोनियल बंगलोज मतलब बंगलोज हैं, स्टैंड टक्ड मतलब जुड़े हुए हैं वहीं पर, अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. तो वो जो है कैनोपी ऑफ ट्रीज मतलब बहुत सारे पेड़ों के नीचे जो है वो बंगलो बने हैं, मतलब कैनोपी मतलब पेड़ ही पेड़ हैं आसपास उनके झुंड के बीच में. नेक्स्ट है इन फॉर हाउ द मानसून. अब मानसून कैसे गुड है एनवायरनमेंट के लिए बट नॉट फॉर द टूरिस्ट. देखो ड्यूरिंग मानसून सीजन देयर इज लॉट ऑफ रेनफॉल which is good for the growth of evergreen rain forest. But because of heavy rainfall, it is not pleasant for the visitors to visit. और जो विजिटर्स हैं वो तो नहीं विजिट कर सकते कि इतनी बारिश होगी तो कैसे कहाँ देखेंगे क्या करेंगे, तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसलिए उनके लिए तो विजिट करना बेकार है. मगर ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए अच्छी है क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी है मानसून सीजन. नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन सीजन ऑफ जॉय, खुशियों का मौसम. तो कौन सा हो जाएगा, टाइम फॉर सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिविटीज़, आइडियल टाइम फॉर टूरिस्ट टू विजिट. विच वर्ड वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट इनविगोरेटिंग. अगला है इनविगोरेटिंग, तो आएगा हमारा रिफ्रेशिंग. ठीक है. नेचर हैज़ बीन एक्सेप्शनली एक्सेप्शन काइंड टू कुर्ग. काइंड मतलब बहुत अच्छी है कुर्ग के लिए नेचर, तो क्या कहेंगे हम इसके लिए, कुर्ग हैज़ अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप, rich flora
and fauna can be found amid scenic visuals. Even the weather has all the variations found in India except snowfall. तो इंडिया में गर्मी सर्दी जिस तरह से होता है वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, बस एक स्नोफॉल ही नहीं होती. नेक्स्ट देखो, why is it fair to say that the writer's tone in this extract is one of admiration and appreciation? देखो यहाँ आगे ना appreciation भी आप कह सकते हैं, किसी को हम प्रशंसा करते हैं तो हम appreciation कहते हैं, ठीक है ना. तो writer's tone in this extract is one of admiration. admire का मतलब किसी को हम बड़े अच्छे तरीके से मतलब admire करते हैं, उसको देखते हैं, मतलब खुश होते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को देख के ना पॉजिटिविटी में, है ना. एंड एप्रिसिएशन मतलब उसकी तारीफ करना, बिकॉज ही एडमायर्स एंड अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ कुर्ग. ही डिस्क्राइब्स इट एज द पैराडाइज ऑन अर्थ, कि ये क्या है, स्वर्ग है अर्थ पर. द फ्यूर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. तो ज़्यादातर वो कह रहे हैं कि डिसेंट मतलब ओरिजन, उनका जो ओरिजन है वो ग्रीक का है या अरेबिक है वहाँ के लोगों का. एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि स्टोरी है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल. देखो अब क्या हुआ कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी वो वापस नहीं जा पाई. दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स, वहीं पे शादियाँ कर ली उन्होंने. एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, और उनका जो कल्चर है वो जो वॉरफेयर करते हैं, लड़ाई झगड़ा मतलब वॉर में जो यूज़ होते हैं, इस तरह से उनके जो है वही हैं जो अलेक्जेंडर के टाइम पर थे. इस तरह से मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम. तो जो हमारे हिंदू मेन स्ट्रीम से इनके उन लोगों के कल्चर अलग है, क्योंकि वो क्या फॉलो करें, वो अलेक्जेंडर के जो आई थी वहाँ के लोग, उन्हीं की साथ उनकी शादियाँ हो गई, तो वहाँ औरतों की, तो वहीं का उनका ट्रेंड हो गया उनके जैसा ही. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, अब देखो अरब ओरिजिन भी, अरब्स भी आए हैं, तो ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग. अब देखो अरब्स के जो सपोर्ट मिलता है वो कैसे, अरब्स का कैसे पता चलता है कि भैया अरब्स थे, तो लॉन्ग कोट पहनते हैं वहाँ के लोग कुछ, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, मतलब एम्ब्रॉयडरी की भी उनकी कमर की बेल्ट होती है. वॉर्न बाय द कोडावर्स, कोडावर्स जो पहनते हैं वहाँ पर, नोन एज कुपिया. इट रिजेंबल्स अ कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कर्ड्स. तो जो अरब्स पे ऐसे कपड़े पहनते थे वेस्ट बेल्ट वगैरह, वैसे ही उनकी हैं वहाँ के कुछ लोगों के, ठीक है ना. तो इससे पता चलता है कि वो अरब ओरिजिन के भी वहाँ लोग थे. तो इसमें से जो क्वेश्चन है, अब देखो, नन ऑफ द टर्म्स बिलो कैन बी अप्लाई टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. तो वो इसका क्या हो जाएगा, देखो फॉल्स, बिकॉज ए इज़ एप्लीकेबल टू द स्टेटमेंट. ए तो एप्लीकेबल है क्योंकि इट स्टेट्स द मेन और द की पॉइंट इन अ पैराग्राफ. तो क्योंकि ये बताता है कि भैया वो ग्रीक थे या अरेबिक थे, तो पूरा पैराग्राफ में यही बता रखा है ना. आगे देखो, अब यहाँ पे जो डिसेंट है उसका मतलब क्या है, ओरिजिन. नेक्स्ट है हमारा वॉर से, जो मार्शियल वाला ट्रेडिशन है वो क्या है, वॉर है. और इसमें आएगा ऑप्शन 2. द पैराग्राफ इनडायरेक्टली एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस. तो इसमें आएगा देखो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको आंसर कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लिखने पड़ते हैं. क्योंकि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ वी नो द हिस्ट्री ऑफ अ प्लेस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर, देयर लाइफ स्टाइल, लैंग्वेज एंड द नेचर ऑफ द पीपल लिविंग देयर. जिसमें बताया ना वो अरब के थे, तो अगर हमें उनके बारे में पता होगा, अरब के बारे में, तभी तो हमने कहा कि यहाँ का जो ओरिजिन था वो क्या था, अरब वाला है ना, इस तरह से. नेक्स्ट देखो, अगला है, कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई डाउट, you can please ask me in the comment box. And if you are new to my channel, then don't forget to subscribe to my channel. State any one inference about राजवीर स्टेट ऑफ माइंड. अब देखो राजवीर का स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह तो हरियाली हरियाली है. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. दिल्ली का है ये, तो इसने तो कभी नहीं देखी इतनी ग्रीनरी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है वो सीन देखने के लिए. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू द टी ब्रशेस. और जो वहाँ पे सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स है, पैडी कहते हैं ना, चावलों के खेत होते हैं, इसके बाद जो आगे क्या है, टी बुशेस आ गई. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप. मैग्निफिसेंट मतलब बहुत सुंदर व्यू है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स. बैकड्रॉप मतलब उनकी जो सीनरी है, मतलब बैक पीछे जो दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देता है कि भाई देखो डेंसली वुडेड, वुडेड मतलब पेड़ ही पेड़ है, बहुत ज़्यादा पेड़ है, हिली एरिया है. अ सी ऑफ टी बुशेस, समुद्र है किसका, टी बुशेस का. झाड़ है किसकी, पेड़, वो चाय के पेड़ है. स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, और इतनी दूर तक दिखाई देते हैं, बस जितनी दूर तक आप देखोगे आपको सब कुछ यही दिखाई देगा. डार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स
वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज, बड़े बड़े मजबूत क्या है, शेड ट्रीज हैं, छाया वाले पेड़ हैं, जिनके सामने ये जो चाय के पेड़ हैं ये छोटे दिखाई देते हैं। एंड एमिड्स द ऑर्डरली रो ऑफ बुशेस, अब ये जो रो ऑफ बुशेस है किसकी, चाय की, ये जो पेड़ बुशेस हैं, झाड़ियाँ हैं, तो ये जो है बिजीली मूव्ड डॉल लाइफ फिगर्स, इसमें जो प्लांटेशन वर्कर्स होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, वो उनके बीच में घूम रही होती हैं और चाय पत्ती के पत्ते इकट्ठे कर रही होती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे डॉल्स घूम रही हैं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग, मगर इन सब के बीच में कंट्रास्ट क्या है, इसका अपोजिट में बिल्कुल उल्टा है, क्या है, एक गंदी सी बिल्डिंग है विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, और जो जिसमें से धुआं निकल रहा है और वो फैल रहा है, बड़े अलग तरीके ऐसे ही फैल रहा है लंबी लंबी चिमनियों में से। अब देखो इसके आंसर्स करते हैं। वन इन्फ्लुएंस अबाउट राजवीर स्टेट ऑफ माइंड क्या है, तो देखो जब वो देख रहा है वो इतना एक्साइटेड है, तो राजवीर वॉज वेरी मच एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड, मतलब बहुत खुश है टू सी द ब्यूटी एंड द ग्रीनरी विच ही हैड नेवर सीन बिफोर, उस जगह को देख के, उसकी ग्रीनरी देख के बहुत खुश है। द वर्ड सी इन द एक्सप्रेशन सी ऑफ टी बुशेस इज यूज्ड मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली का मतलब क्या है, उन्होंने समुद्र से कंपेयर किया है कि जो ये टी बुशेस है वो समुद्र से कंपेयर किया कि समुद्र है वो किसका, चाय के बगानों का, झाड़ियों का। तो ये क्या है, इसमें देखो जब हम क्या करते हैं, अगर किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं और उसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं करते तो वो मेटाफर बन जाता है, तो इट इज़ मेटाफर। द डॉल लाइक फिगर्स क्या है, प्लांटेशन वर्कर्स है। नेक्स्ट है द चीफ अपील ऑफ दिस पैराग्राफ, द टाइनी टी प्लांट्स आर कंट्रास्टेड विद स्टर्डी ट्रीज इन द टी गार्डन्स, द ग्रीन ब्यूटी ऑफ द टी गार्डन्स इज कंट्रास्टेड with the ugly building of the tea factory with smoke billowing out of its tall chimney. नेक्स्ट है टी फैक्ट्री है, ये अगली बिल्डिंग क्या है, टी फैक्ट्री है। अब अगला वर्ड है बिलोइंग, बिलोइंग का मतलब क्या है, यहाँ पे फैल जाना, स्प्रेड कर जाता है। अगला है ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ये ट्रू है क्योंकि डी इज़ एप्लीकेबल, कैसे, क्योंकि ये विजुअल है, हमें दिखाई देता है ना कि ऐसा हो रहा होगा, हम जब पढ़ते हैं लाइंस तो हमें ऐसे हमारे सामने एक सीन सा बनता जाता है, विजुअल हो जाता है कि भाई वहाँ पे एक बिल्डिंग है, ऐसे झाड़ियाँ दिख रही हैं, ग्रीनरी दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं ना, तो इस टाइप से। ही अ टी गार्ड, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, अब देखो एक्साइटेड वर्ड आ गया ना, एक्साइटेडली उसकी टोन हो जाएगी इस टाइम में, ही वॉज, है ना, तो ये देखो टी गार्डन है। प्रांजल who had been born and brought up on a plantation did not share राजवीर एक्साइटमेंट, अब वो वहीं का रहने वाला है प्रांजल, तो उसको सब चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं, उसको तो कुछ नया नहीं दिख रहा क्योंकि वो तो वहीं पैदा हुआ, तो उसको सब चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे अगर हम जहाँ होते हैं तो हमें वहाँ की चीज़ें क्या लगती हैं, हैबिचुअल होते हैं, तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ओ दिस इज़ टी कंट्री नाउ, अब वो नया है तो उसको वो कहता है कि भाई इतना ग्रीनरी नहीं देखी, तो वो कहता है ये तो अब टी कंट्री बन गया, मतलब यहाँ पे जो है लार्जेस्ट क्या है, ये टी प्रोड्यूसर बन चुका है। Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. मतलब कि इतने गार्डन्स हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी मतलब ख़त्म हो जाएगी, गार्डन्स नहीं ख़त्म हो गए, मतलब तुम देखते ही जाओगे, है ना। तो आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, तो राजवीर कहता है कि मैंने तो इनके बारे में बहुत पढ़ा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लीगेंड्स, तो मगर किसी को नहीं पता कि चाय का जो है वो कैसे डिस्कवर हो गई, है ना, और बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके बारे में। लीगेंड्स क्या है, मतलब बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो वन रीज़न बता रहे हैं कि वाई प्रांजल डिड नॉट, अब देखो प्रांजल क्यों नहीं शेयर करी, तो प्रांजल वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, सो द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेस, अब जैसे जो नेचुरल ब्यूटी थी ऑफ द प्लेस वॉज अ फैमिलियर साइट फॉर हिम, उसके लिए तो वो फैमिलियर साइट थी, तो उसको, सो प्रांजल डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट ऑन सीइंग द ग्रीन टी प्लांटेशंस। नेक्स्ट है आप देखो टी कंट्री, इसको तो वैसे एक्सप्लेन क्या कहना चाहिए कि बिकॉज आसाम इज़ कॉल्ड द टी कंट्री बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड, है ना, तो मगर यहाँ पे क्या कहेंगे हम, स्टेट कह सकते हैं या एरिया। साइड वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सरेशन, एक्सरेशन मतलब बहुत ऐसे बताना, मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी बात को, है ना, तो यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, तो टू लास्ट योर लाइफ टाइम मतलब ज़िंदगी भर तुम देखते रहोगे तो ख़त्म नहीं होंगे, तो ये क्या एक्सरेशन है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सरेशन इन द एक्सट्रैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट लॉजिकल बिगनिंग ऑफ अ पैसिबल पैराग्राफ, तो ये है लॉजिकल बिगनिंग, जो वो कह रहे हैं ना कि भाई ऑप्शन 1 आएगा कि भाई अगली इसके बारे में जो कुछ कहानियाँ ये बनी हुई हैं, तो फिर मोस्ट पॉपुलर कहानी बतानी शुरू कर देगा, तो मोस्ट पॉपुलर ये आ गई।
Was it fair to say that Rajveer possesses the necessary attributes? It is always good to do research before the start of a new venture. रिसर्च कर मतलब हमें करनी चाहिए कहीं अगर हम कुछ देखने जा रहे हैं कुछ सीखने जा रहे हैं. तो Rajveer had made a good research about tea plantations, so it increased his curiosity when he actually visited them. और जब उसकी क्यूरोसिटी बढ़ जाती है कि जो मैंने पढ़ा है कि एक्चुअल में वो सब कुछ ऐसे ही है क्या, तो इससे क्या होता है रिसर्च करने से इंसान की क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है, देखने का बहुत ज़्यादा मन करता है कि भाई जो मैंने पढ़ा है क्या वो सब कुछ सही है. इस तरह से आंसर होगा. राजवीर स्टोन इन द स्टेटमेंट ओ दिस इज टी कंट्री नाउ. अब वो कहता है देखो अब वो जो पढ़ के आया हुआ है तो अब वो उसको मतलब कर रहा है टेली कि भाई जो मैंने पढ़ा है क्या वो सब कुछ वही है. तो उसकी क्या दिखाता है, इट इज़ वन ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो क्यूरियस था ना जानने के लिए कि भाई क्या सचमुच वही है जो मैंने पढ़ा है. तो क्यूरियोसिटी. So thank you for watching my video and don't forget to subscribe my channel.